इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है जीएसटी के प्रकार। ठीक है, ये भी अपने आप में मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पीसीएस में आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो कैसे लिखना है, बीच में प्री के क्वेश्चन भी इन्हीं के बीच में फंसे हुए, मैं बताऊंगा प्री के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले भारत में जीएसटी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कीजिएगा। एकीकृत बोलते हैं इंटीग्रेटेड को, किसको बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। सबसे पहले क्या हो गया? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्या होता है? यह कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे अंतरराज्य कर या राज्यों के बीच का कर भी कहते हैं। यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। क्या क्या याद करना है? नंबर 1, यह कर केंद्र सरकार द्वारा। सबसे पहले इतना याद कर लो, किसके द्वारा? दूसरा पॉइंट, मतलब टुकड़ों में याद किया करो। सीधे पढ़ रहे हैं, याद कभी याद नहीं होगा, टुकड़ों में याद किया करो। यह कर केंद्र सरकार द्वारा, यहीं पर रुके, बस इसी को रिवाइज करते रहे। केंद्र सरकार द्वारा कौन? आईजीएसटी। कौन? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। कौन? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। कौन कौन? बार बार याद करना, अपने आप से पूछना है। ठीक है, तो यह कर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, अब द्वारा हो गया, अब राज्यों के बाहर। दूसरी चीज क्या याद करनी है? वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। तो 3 टुकड़ों में याद किया हमने इसको। पहला, यह कर केंद्र सरकार द्वारा। दूसरा टुकड़ा जो याद किया, टुकड़ा मतलब दूसरा पार्ट जो याद किया, राज्यों के बाहर, ये जरूरी लिखना है। तीसरा हमने याद किया, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति, रुक सकते हैं यहां पर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे अंतरराज्य कर या राज्यों के बीच का कर भी कहते हैं। आईजीएसटी का दूसरा नाम क्या है? अंतरराज्य कर। आईजीएसटी का दूसरा नाम क्या है? और मैंने कहा आपको, अंतरराज्य बोलते हैं, इंटरस्टेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंटरस्टेट। अंतरराज्य कर या राज्यों के बीच का कर भी कहते हैं। अगली जो लाइन याद करनी है हमने, ये कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया। किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? केंद्र सरकार। आईजीएसटी किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? केंद्र सरकार के। 7-8 बार बोल दो, याद हो जाएगा। दूसरे प्रकार का जो जीएसटी वो कौन सा? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी सीजीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह कर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अब फिर दोबारा, यह भारत सरकार द्वारा, यहां पे रुक गए, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। फिर राज्य के अंदर, दूसरा पार्ट याद किया हमने, राज्य के अंदर। फिर तीसरा पार्ट याद करना, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। और तीनों टुकड़ों को जोड़ लो, तीनों पार्ट जो है उनको क्या कर लो? जोड़ लो। यह भारत सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। उपरोक्त कर, उपरोक्त का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, उपरोक्त कर दोहरे जीएसटी शासन के अनुसार लगाया जाता है, जिसे राज्यांतरिक कर भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया। अब यह वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, राज्यांतरिक कर किसे कहते हैं? आंसर जीएसटी। किसके द्वारा लगाया जाता, किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। कितना आसान है मीन्स, है कि नहीं? कठिन है? कठिन है क्या? कुछ भी नहीं। डरा रखा था लोगों ने, इकोनॉमिक्स बहुत टफ होती है। कुछ नहीं होती भाई। अगला, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी। एसजीएसटी यह कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर। अब क्या याद करना है? एक टुकड़ा, एक पार्ट याद किया, राज्य सरकार द्वारा, फिर रुक गए, राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी। एसजीएसटी है तो राज्य सरकार द्वारा ही होगा। राज्य के अंदर, फिर दूसरा पार्ट ये याद करना है, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया। ये तो सारी जगह ऐसा ही है, एक जैसा है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कर राज्य सरकार को देय है। किसको देय है? राज्य सरकार को देय है। खत्म। अगला, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने ये शायद नहीं जानते होंगे इसके बारे में, यूटीजीएसटी के बारे में, बट ये भी चौथा पार्ट है इसका। चौथा प्रकार जो है यूटीजीएसटी बोलते हैं इसको,
यूटी जीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा संघ राज्य के अंदर, यूटी के अंदर, संघ राज्य मतलब यूटी के अंदर, यहां तक रुके। एक पार्ट हो गया कि यूजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी जो है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा या की सरकार द्वारा, यूनियन टेरिटरी की सरकार द्वारा, यूनियन टेरिटरी की, अब यूनियन टेरिटरी की सरकार कहाँ है? पुदुचेरी में सरकार है। दिल्ली वैसे आप उसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, बट है तो अपने आप में एक तरह से यूटी है, वहां पर सरकार है केजरीवाल की। आपकी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वहां पर सरकार है, लद्दाख में नहीं है, ठीक है, आपका चंडीगढ़ में नहीं है, आपका दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में नहीं है। मतलब जहां विधानसभाएं होती हैं तो वहां पर उनकी क्या होती है? सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है ना, जैसे पुदुचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभाएं हैं वहां पर, है ना। तो आपने बोला केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश के अंदर, फिर बात वही है, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता। उक्त कर संघ राज्य शासित सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता। कौन करेगा? यूटी की सरकार करेगी। दो भिन्न भिन्न राज्यों के बीच बकाया निर्धारित करने में कठिनाई ना हो, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ऊपर करो, बस खत्म। 8 नंबर मिल गए, लगभग 8 नंबर का क्या हो गया? क्वेश्चन तैयार हो गया। 125 शब्दों में लिखना होता है, हो सकता है 250 में पूछ ले। क्लियर हुआ? फिर अगला जीएसटी से होने वाले लाभ। अब जीएसटी से क्या लाभ होंगे ये भी पता होना चाहिए। जीएसटी लागू होने से अधोलिखित लाभ होने की संभावना है यथा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से भारत में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगी। प्रतिस्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को, किसको बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर से भारत में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। देखो दो चीजें ध्यान रखना, वस्तुएं गुड्स उत्पादित किए जाते हैं, सेवाएं भी उत्पादित की जाती हैं। तो जो हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं हैं, भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगी। और इससे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल मेक इन इंडिया, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ चुका है इस प्रकार का प्रश्न। महत्वपूर्ण पहल मेक इन इंडिया को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मिलेगा? इसके अलावा सभी आयातित वस्तुओं पर इंपोर्ट, आयात बोलते हैं किसको? इंपोर्ट। सभी आयातित वस्तुओं पर एकीकृत माल एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी आरोपित किया जाएगा, जो कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के समतुल्य होगा। जो किसके समतुल्य होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के समतुल्य होगा। परिणाम स्वरूप आयातित उत्पादों और स्थानीय उत्पादों पर कराधान में समता आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से जो माल आ रहा है उस पर अलग टैक्स पड़ रहा, हमारे देश में जो उत्पादित हो रहा है उस पर अलग, एक जैसा लगभग टैक्स क्या है, ठीक है, समता आएगी। मेन वर्ड जो है कराधान में समता, इसको ध्यान में रखना। अगला, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। यह बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। इसमें प्रदाय यानी सप्लाई के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा और पिछले स्तर पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्रदाय के अगले स्तर पर समंजन यानी सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगा। फलस्वरूप कर का भार अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांतरित होता है और उद्योगों को बेहतर नकदी प्रवाह और बेहतर कार्यशील कार्यशील पूंजी प्रबंधन से लाभ। अब देखो पहली बार में जब आप इसे पढ़ोगे ना, ये लाइन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ शब्द आपको समझने पड़ेंगे कि सेट ऑफ क्या होता है, सप्लाई तो पता ही है आपको। इस शब्द को याद करना पड़ेगा आपको, गंतव्य आधारित कर। क्या जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। पहले मैंने कहा लिखना सीख लीजिए, मैंने कहा धीरे धीरे समझ विकसित होगी। जब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, आपकी चीजें समझ में आनी अपने आप क्या होंगी। कई बार ऐसा होता है कि उसी चैप्टर में वो चीज समझ में नहीं आती है, अगले चैप्टर में वो चीज क्लियर होती है। कुछ जिन लोगों में धैर्य नहीं होता वो पहले चैप्टर में क्या हो गया, घबरा गए, ये तो बहुत कठिन है,
लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स अपने आप इंटरेस्टिंग होती जा रही है, हो रही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। यह बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। बहुस्तरीय, कई स्तरों पर संग्रहण, कलेक्शन, बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। मतलब एक ऐसी विधि जिसमें अलग अलग स्तर पर क्या हो रहा होगा, संग्रहण हो रहा होगा। अब इस चीज को क्लियर करेगा वो, इसमें सप्लाई के हर स्तर पर बहुस्तरीय संग्रहण विधि क्यों बोला हमने, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें सप्लाई के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा और पिछले स्तर पर चुकाए गए कर का क्रेडिट सप्लाई के अगले स्तर पर सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगा। इस पर जीएसटी से कोई नहीं बच सकता। क्या नहीं हो सकता, कोई नहीं बच सकता, होगा। फलस्वरूप कर का भार अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांतरित होता है। अंतिम उपभोक्ता पर, भाई किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं से मैदा बना, मैदे से ब्रेड बना। अब ब्रेड से आगे क्या बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सैंडविच नहीं बनेगी। ब्रेड मतलब सीधे खाना है, भूख लग गई, ब्रेड से आप रेस्टोरेंट में गए, आपने सैंडविच, डबल चीज बस्ट, क्या बोलते हैं उसको, लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स एकदम सक्रिय हो गई होंगी ना, और उसमें सॉसेज, कौन से, कौन कौन से सॉसेज, म्यूनीज और एक सरसों को क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सॉस, और ये सॉस वो सॉस। और तो रेस्टोरेंट का मालिक बिल, मतलब जो वेटर रहेगा बिल देगा ना, तो उसमें पढ़ना आप अपने आप को रखो, अंतिम उपभोक्ता आप हो, आपकी ओर स्थानांतरित हो गया। क्या हो गया, आपकी ओर स्थानांतरित। लास्ट में मतलब जो आप चुका रहे हो बिल, उसमें पढ़ना कभी बिल में कि जीएसटी कितना लगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और उद्योगों को बेहतर नकदी प्रवाह और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन से लाभ होगा। अब बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या होता है, फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है दिमाग में। मतलब आप जब पूंजी प्रबंधन पे जाएंगे तो पूंजी प्रबंधन की डेफिनेशन से आपकी समझ में आएगा ये क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। राज्य जीएसटी और समेकित जीएसटी, आईजीएसटी, ये एक समान दरों से अपवंचन में कमी आएगी। कर अपवंचना पढ़ा है आपने, टैक्स इवेजन बोलते हैं इसको। कर अपवंचना, टैक्स इवेजन, मतलब जो टैक्स को क्या नहीं करते हैं, देते नहीं है। कर अपवंचना या अपवंचन में कमी आएगी, क्योंकि इससे पड़ोसी राज्य अपनी इच्छा से कर की दर लागू नहीं कर सकेंगे एवं प्रत्येक राज्य में एक समान दर ही लागू होगी। क्या होगी, एक समान दर ही लागू होगी। एक बार जरा अपवंचन वर्ड को देख लीजिए, इवेजन ही बोलते हैं, इवेजन, टैक्स इवेजन, है ना। जीएसटी मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, संचालित है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं यथा पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान इत्यादि अत्यधिक सुविधाजनक एवं स्वचालित हो सकेंगी। मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाने से निर्णयों में तेजी आएगी। अब देखिए भाई, देखो कितना अंतर है। एडवोकेट हैं कुछ लोग, वो ये काम करते हैं, पूरा पंजीकरण का काम करते हैं, भुगतान करवाते हैं, रिटर्न भरवाते हैं, रिफंड, मतलब कितना रिफंड आपका, इतना रिफंड आएगा, सारा काम करते हैं वो लोग। लेकिन अगर उनको लिखने के लिए दिया जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और आप लोग कुछ नहीं जानते इस बारे में कि क्या होता है, पंजीकरण कैसे कराते हैं, भुगतान कैसे होता है, पता है? कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं सीखना, आपने खाली लिखना है। क्या करना है? और लिख के वकील साहब तो वकील साहब ही रह जाएंगे, और जो एस्पिरेंट है ये लिख के बन जाएगा आईएएस। क्या बन जाएगा? और ऐसा भी होता है कि हो सकता है रेवेन्यू सर्विस में आ जाए, और रेवेन्यू सर्विस में जब आएगा तो जो वकील साहब वर्षों से क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, वो तो वही काम करेंगे, और जो उनके साहब होंगे, मतलब साहब मतलब जो मेन उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे, वो होंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो देखो ना, ये कितनी बड़ी क्या है, विडंबना है कि आपको कुछ नहीं आता, आपने सिर्फ ये शब्द लिखना है, शब्दों का खेल है पूरा। किसका खेल है? और इसी से भागते हो आप लोग। कुछ नहीं है, शब्दों का खेल है। आपने लिख दिया जी जीएसटी मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है, कुछ नहीं पता जीएसटी होता क्या है।
लेकिन आपने ये लिख दिया जीएसटी मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है, इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं यथा पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान इत्यादि अत्यधिक सुविधाजनक एवं स्वचालित हो सकेगी और मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाने से निर्णयों में तेजी आएगी। वह हो गया सिलेक्शन। समझ में आया? जब साहब लोग जाते हैं ना, बड़े आईआरएस भी, अगर रेवेन्यू सर्विस भी निकल गया, आईएएस भी बन गया, कुछ भी बन गया, आपको कौन सिखाते हैं? आपको थोड़े आता है कुछ भी, आप तो ये पढ़ के गए, कुछ नहीं पता होता है। जो क्लैरिकल और बाबू लोग होते हैं वो सिखाते हैं साहब को। इसीलिए आप प्रशिक्षु होते हैं शुरू के 1 साल में। क्या होते हो? सीधे कमिश्नर थोड़े बन जाओगे, सीधे डीएम थोड़े बनोगे, पहले एसडीएम बनोगे। और एसडीएम भी जब रहोगे तो उस समय कौन सिखाएगा आपको? जो नीचे के तहसीलदार होंगे, नायब तहसीलदार होंगे, वो सिखाएंगे साहब ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले आप सीखेंगे 1 साल, क्या हाँ रहेंगे साहब, पहले दिन से ही साहब रहेंगे, लेकिन क्या होगा? सिखाने वाले जो होंगे वो ग्रुप सी और बी के क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। और आपको उनको दोनों चीजें करनी है, आपको डोमिनेंट भी रहना है, साहब है, और दूसरा आपने उनको गुरु भी मानना है, सीखना, अधिक से अधिक खींचना है उनसे। क्या करना है? उनसे सीखना है, क्योंकि जितना आप उनसे सीखोगे उतने अच्छे अधिकारी बनोगे। और पहले दिन जाके आपने टेबल पर रख दी पैर और कर दिए क्या? धौस जमा दी, तो ना तो सीख पाओगे और ना ही आगे कभी बढ़ पाओगे। समझे? गुरु बनाना पड़ता है किसको? साहब लोगों को। काहे के साहब? चलो, मेरे लिए थोड़े साहब रहोगे आप, मेरे लिए तो हमेशा छात्र रहोगे। जिस दिन भी मैंने देखा, जिस दिन भी मैंने अखबार में पढ़ा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तो ऑफिस में आकर कान खींचूंगा, याद रखना। हाँ, पढ़ाते हुए नहीं, लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र भ्रष्टाचारी बन गया, तो पहला दंड मैं ही दूंगा भैया, आपको याद रखना। मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाने से निर्णयों में तेजी आएगी। मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जाने से निर्णयों में तेजी आएगी। चलो जी, वस्तु एवं सेवा कर के कारण कराधार बढ़ने और कर अनुपालन में सुधार होने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होने का अनुमान है। जीएसटी के कारण भारत के व्यवसाय करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इज लिखा हुआ इसने, इजी से बना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की श्रेणी क्रम में सुधार होने की संभावना है और भारत की जीडीपी में 1.5% से 2% तक वृद्धि होने का अनुमान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब भी कोई विदेशी कंपनी, जब भी कोई विदेशी जो पूंजीपति है अगर भारत में निवेश करना चाहेगा, सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखेगा कि भाई वो देश बिजनेस करने के लिए कितना है। तो जिस लिस्ट में हम होंगे, तो अब हम काफी अच्छे स्थिति में, अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में हम आए हैं। देख ही लो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर क्या है, देखना जरा, यहां से क्वेश्चन बनता है। और साथ में मुझे बताना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है वो कौन सी संस्था करती है? जल्दी कीजिए, कितने मिनट हुए? 18 मिनट हुए। जीएसटी परिषद के बारे में बता देता हूं। 10वें नंबर पे हैं हम, यानी ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? अगला जो टॉपिक आ रहा है ना, उसमें मैंने 3 बार बोला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। कौन सी संस्था जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, रिपोर्ट को? प्रकाशन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलो ऊपर आओ भाई, जीएसटी परिषद पे आओ। जीएसटी परिषद मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगी, पीसीएस पे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, लोक सेवा आयोग यहां से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, सबसे पहले तो यही याद कर लो। नीति आयोग संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसे प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक निकाय था, संवैधानिक बोलते हैं संविधान से बाहर,
जिनका उल्लेख संविधान में ना हो ऐसे निकायों को क्या बोलते हैं? संवैधानिक। लेकिन ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो दोनों को एक साथ याद कर लो। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मैं अगर क्वेश्चन बनाता और दूसरा पॉइंट में देता जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, फिर मैं पूछता पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, दोनों सही दोनों गलत, 4 ऑप्शन देता, तब आपने ढूंढना था क्या सही है। या मैं आपको घुमाने के लिए क्या करता, इसमें लिखता संवैधानिक और नीति में लिखता संवैधानिक, तो कुछ उसमें फंसते। जो जिनका शब्दों पर क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता है, कमांड नहीं करते हैं, वो लोग उन्हीं के आंसर गलत होते हैं हमेशा। यहां तक तो ध्यान देते हैं और यहां पे ध्यान नहीं देते। जिस पे मेन ध्यान देना, संवैधानिक निकाय है। क्या है? जिसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 क में किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में? 279। बहुत आसान है याद करना, 7 और 2 वैसे भी 9 होते हैं। 279 7 और 2 2 और 7 9, तो 279 का तो याद रहेगा ही। बराखड़ी का पहला जो अक्षर होता है शायद क ही होता है, नहीं भाई, ओ आ ई, हाँ होता है। क कहाँ पे आता है? कौन से नंबर पे आता है क? ओ आ ई आगे, और री कहाँ गया? ठीक है, ठीक है। तो क किस नंबर पे आया? हाँ? ध्यान से बताना, क्योंकि मैं यहां से बोलूंगा तो रिकॉर्ड हो रहा है। 15वें नंबर पे आ रहा है। चलो ठीक है। ध्यातव्य के अनुच्छेद 279 क सुनिए, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित किया गया। अंतः स्थापित किया गया मतलब जोड़ा गया। जब बोलेगा कि जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में, आपने बोलना 279 क में, हो सकता है एक नंबर यहीं से मिल जाए। दूसरा बोलेगा कि जीएसटी काउंसिल को किस संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया, तो आपने बोलना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया। और मैं अगर बोलूंगा कि ये जो बना है इसके लिए जब बिल जा रहा था संसद के अंदर, तब उसका नंबर क्या था? बिल 122वां। जब बिल जा रहा था, इंट्रोड्यूस हो रहा था मतलब पार्लियामेंट के अंदर, तब उसका नंबर 122 था। लेकिन जब वो पास हो गया तब उसका नंबर 101 था। याद हो गया? बिल इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना जितना इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिनों के अंदर एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों से एक क्वेश्चन और याद आया मुझे, यूपीएससी ने पूछा, कितने दिनों तक कोई सांसद अब्सेंट रहे जिससे उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। अगर कोई सांसद संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, चेक करना जरा, यही रहता है 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। पता है? देख लो एक बार, चेक करो, यही है। हाँ चेक कर लो। मानव मस्तिष्क में मुझे प्रश्न याद आया, उत्तर भी याद आ गया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर लो। बुक में अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है? तो 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करेगा। यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन और आपका तैयार करा दिया। तो कोई सांसद कितने दिनों तक अब्सेंट रहेगी, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, तो 60 दिनों तक। वैसे मैं 99% कंफर्म हूं और 1% आपसे कंफर्मेशन मांग रहा हूं कि किताब में देख लिया आपने, क्या लिखा हुआ है? कौन 14 नंबर पे आता है? चलो ढूंढते रहो आप। उपरोक्त उपबंधों के अनुपालनार्थ 60 डेज है। हाँ, उपरोक्त उपबंधों के अनुपालनार्थ राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना, अधिसूचना बोलते हैं नोटिफिकेशन, अधिसूचना किसको बोलते हैं? लिख दिया करो भाई, थोड़ा पेन से चलाया करो। नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी।
राष्ट्रपति ने जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना कब जारी की थी? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। जो सचिवालय बोलते हैं सेक्रेटरीट, किसको बोलते हैं? जितने भी सेक्रेटरी जो लेवल के लोग होते हैं वो बैठते हैं कहाँ? सचिवालय में। तो सेक्रेटरीट कहां पर? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आगे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद अधोलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? ये फिर प्री का क्वेश्चन। नंबर 1 अध्यक्ष होता है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ये ऐसा पूछ सकता है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती हैं, है ना, निर्मला सीतारमण। सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। सॉरी, कौन है? हिमाचल के हैं मेरे ख्याल से, हिमाचल के हैं अनुराग ठाकुर। जरा चेक करना केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं क्या? बड़े एनर्जेटिक, हिमाचल से एक लड़का निकला, यंग है अभी, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण के साथ जब भी पीआईबी होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उनके बगल में बैठे रहते हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर, वही है। स्मार्ट से हैं, कुछ ही तो सांसद हैं हमारे जो यंग हैं, यंग ब्लड। पॉलिटिक्स में 50 साल तक यंग बोला जाता है, वैसे 40 के आसपास के होंगे, 40-42। अनुराग ठाकुर। देखो जरा, तो सदस्य कौन है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। वित्त, देखो 3 तरह के मंत्री होते हैं, सबसे पहले समझ लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के मंत्री होते हैं। नंबर 1 होता है कैबिनेट मिनिस्टर। नंबर 1 पे कौन होता है? जिसको कबीना मंत्री भी कहा जाता है। कैबिनेट को हिंदी में बोलते हैं कबीना। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास मंत्रालय, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। एक हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। एक होता है राज्य मंत्री, क्या होगा? और एक होगा उप मंत्री। इन 3 मंत्रियों को मिला, मतलब 3 तरह के मंत्री होंगे किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है। अब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 तरह के मंत्रियों से मिलकर बनती है, लेकिन जो मैंने कहा पहले नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर जो मैंने बोला, वो सबसे पावरफुल होते हैं। जितने भी फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री, वो सिर्फ किससे मिलकर, जब बैठकें होती हैं सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। कभी कभी जब जरूरत होती है तब इनको बिठाया जाता है, राज्य मंत्रियों को। इनको जैसे माना कोई बैठक करनी है बजट के संबंध या किसी संबंध में बैठक करनी है प्रधानमंत्री की, वित्त के संबंध में है माना, तो हो सकता है कि वित्त मंत्री भी बैठे, वित्त राज्य मंत्री बैठे। वैसे अधिकतर कौन बैठते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और गोपनीय, बिल्कुल गुप्त तरीके से होती है बैठक। ठीक है। और सदस्य कौन थे? सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। कहां के? 28 राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री। कराधान मंत्री अथवा कराधान मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री, अथवा कोई अन्य मंत्री। फिर उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के बीच में से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित एक सदस्य। जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके सबके अपने अपने वित्त मंत्री होंगे। कभी कभी वित्त मंत्री की जगह पे कराधान मंत्री भी बोला जाता है कुछ जगह पर। तो वित्त मंत्रियों के बीच में से एक सदस्य कोई क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा जीएसटी काउंसिल का। इतना समझ में आ गया? अगला, इस प्रकार जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्य, संघ राज्यों के कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? फिर मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, अगर मैं टेस्ट लेता, जब मैं बोल रहा हूं ना कि मैं ऐसा बनाता, तो मैं बनाऊंगा भविष्य में, पेपर लूंगा आपसे, तब मैं देखूंगा कि 33 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो डांट पड़ेगी। फिर ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में यही अंतर है कि आपको प्रसाद मिलता है किसका? डांट का। और ऑनलाइन में डांट का प्रसाद नहीं मिलता है। और मेरी डांट तो आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है ना? समझ में आया? मैं अगर जड़ भरत हूं तो मैं दुर्वासा भी हूं। 2 नाम सुने हैं आपने? जड़ भरत मतलब किसी से कोई मतलब, और फिर दुर्वासा मतलब अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो समझ लो भस्म। ठीक है जी। जीएसटी परिषद के कार्य,
अनुच्छेद 279 क 4 के तहत माल एवं सेवा कर परिषद अधोलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को अपनी सिफारिशें देगी। सिफारिशें देगी पर ध्यान देना आपने, किस पर सिफारिशें देगी, किस पर देगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर, अधिभार। उपकर बोलते हैं सेस को, किसको बोलते हैं? अधिभार बोलते हैं किसको? सरचार्ज। मैंने बताया था सेस का मतलब होता है कि अगर जिस काम के लिए लगाया जाता है उसी काम पर खर्च करना पड़ता है। अगर एजुकेशनल सेस बोला है तो एजुकेशन पर ही खर्च करना पड़ेगा। अगर स्वच्छ भारत मिशन पर सेस लगा है तो स्वच्छ भारत मिशन पर ही खर्च करना पड़ेगा, स्वच्छता पर खर्च करना पड़ेगा। अधिभार का मतलब लगा सकती है 0.5 एक्स्ट्रा, टैक्स तो लगा ही रही है, 0.5 और लगा देगी, लेकिन सरकार की मर्जी है वो किस पर खर्च करना चाह रही है। तो ये तीन चीजें आ गई, कर, उपकर एवं अधिभार, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। एक बार फिर, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर, अधिभार जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, उन पर रिकमेंडेशन देगी कौन? जीएसटी काउंसिल। ऐसी वस्तुएं और सेवाओं पर जो जीएसटी के अधीन की जा सकती हैं और जिन्हें छूट दी जा सकती है, इन पर रिकमेंडेशन देगी। अगला, वह तारीख जब से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, अरे भाई ऊपर कर लो, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी लगाया जाएगा, इस पर रिकमेंडेशन देगी। मॉडल जीएसटी कानून, करारोपण के सिद्धांत, आईजीएसटी का विभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति स्थल को निर्धारित करते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ, इधर उधर जा रहा है मन। कुल बिक्री की वह सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा सकती है, इस पर रिकमेंडेशन देगी। वह दरें जिनमें जीएसटी बैंड सहित न्यूनतम तय दरें शामिल हैं। प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई विशेष दर या निर्धारित अवधि के लिए तय की गई दरें। आपदा, प्राकृतिक आपदा आ गई भैया, पैसा जुटाना है और ज्यादा एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है? तो कहां से? तेल किससे निकलेगा? तिलों से। तिल कौन? आप, हम, जनता, वहीं से तो खींचा जाएगा। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं पर्वतीय राज्यों, संघ राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। क्या भाई, हमारे पास नहीं है संसाधन, हमारे पास वन है लेकिन वनों का हम दोहन नहीं कर सकते, हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं उनका हम, मतलब हमारे पास क्या नहीं है? संसाधन नहीं है, हमें जुटाने पड़ेंगे अभी अगर समृद्ध राज्य बनाना है तो। चलो, हैं, बहुत हैं, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है। जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है। जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है। जीएसटी परिषद को प्रत्येक निर्णय बैठक में कम से कम कुल मिलाकर आगे उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत यानी 75%। अभी तक हम 2/3 पढ़ते थे, यहां पर हम पढ़ रहे 3/4। अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो यहां से क्वेश्चन बनाएगी, कितना? यहां पे लिख देगी वो 2/3। क्या लिखेगी? जबकि होता क्या? 3/4। 3/4 का मतलब 3/4 गुणा 100 यानी 75%। 75% मतदान करने के बाद लिया जाता है। संविधान में 3/4 कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। कहां मिलेगा? हर जगह आपको 2/3 मिलेगा, हर जगह आपको 14 दिन मिलेगा, हर जगह आपको 50% + 1 मिलेगा, आधे से अधिक मिलेगा। ये पहली बार देखा गया 3/4 के बहुमत यानी 75% के बराबर मतदान करने के बाद बैठक में कुल डाले गए मतों के 1/3 हिस्से का महत्व केंद्र सरकार के मतों का और बाकी सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल डाले गए आगे मतों का 2/3 हिस्से का महत्व होगा। जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठकों का कोरम गठित होगा। कोरम समझते हैं? मिनिमम कितने लोग होंगे? भारत में जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष श्री अरुण जेटली थे, स्वर्गीय हो गए अब। ठीक है, बहुत बड़े एडवोकेट थे, करोड़ों रुपए की आय थी इनकी, एक एक केस के बहुत अच्छी फीस लेते थे। लेकिन इन्हें लगा कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद आए, उसके बाद क्या हुए? वित्त मंत्री बने। अच्छे वित्त मंत्रियों में गिनती होती है, ठीक है, और सुलझे हुए व्यक्ति थे, स्वर्गीय हो गए। जबकि उच्च परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण है,
जीएसटी परिषद द्वारा 2 अगस्त 2023 तक कुल 51 बैठकें आयोजित की जा। ये तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से कि कितनी बैठकें आयोजित की गई। चलो आगे। जीएसटीएन की भूमिका, मेरे ख्याल से इतना काफी है। कितने हो गए मिनट? 35। बढ़ा दें? कितना है ये? ठीक है, चलो। जीएसटीएन की भूमिका यानी रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। नेटवर्क की क्या भूमिका है? जीएसटी नेटवर्क भारत की संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की सूचना तकनीकी माध्यम का आधार है। इसे जीएसटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? जीएसटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया। ऐसा हुआ जब जीएसटी लागू हुआ ना, बहुत सारी समस्याएं आई, लोगों की समझ में नहीं करना क्या है, कैसे पे करना है, क्या करना है। सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी समझ में भी नहीं आया। धीरे धीरे ये जो जीएसटीएन है, इसने धीरे धीरे सभी को क्या किया, प्रशिक्षित किया, बताया कि क्या सुविधाएं दी, तब आसान हो गया। अब पैटर्न पर हैं हम लोग। अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, सरकार लगातार उन पर क्या कर रही है, काम कर रही है, उनको आसान बना रही है। जीएसटी नेटवर्क केंद्रीय व राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सूचना तकनीक की बुनियादी सुविधाओं का साझा करेगा। इसके अंतर्गत अधोलिखित कार्य शामिल होंगे, यथा पंजीकरण की सुविधा। भाई ऐसा होता है ना, हम भी वही वाले मोबाइल पे देखा होगा आपने, हम वही वाले ऐप यूज करते हैं जिसमें ज्यादा नहीं पूछा होता, अलाउ 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 ओके, जिसमें पूछेगा अब ये कोड डालो, अब वो कोड डालो, ये कोड डालो। तो भाई उससे हम लोग भी क्या करते हैं, खतर उसको आसान बनाना है। पंजीकरण की सुविधा, इसको आसान बनाया गया। केंद्रीय और राज्यों के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेसित करना, बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना, करदाताओं को प्रोफाइल का विश्लेषण करना इत्यादि। जीएसटीएन में केंद्र सरकार की भागीदारी 24.5%। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, जीएसटीएन में केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है? 24.5% है। राज्य सरकारों की भागीदारी कितनी? 24.5% है। शेष 51% की भागीदारी 5 गैर सरकारी। अब देखो ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये पांच नाम याद रखना है आपने। आगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की है। जीएसटीएन की प्रक्रिया पूर्णतया सूचना तकनीक पर आधारित है। सूचना तकनीक बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसी कारण जीएसटी परिषद ने इसे पूर्णतः सरकारी स्वामित्व कंपनी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। क्या किया है? इसे भी पढ़ लेते हैं। राज्यों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन टू द स्टेट्स। माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए संसद द्वारा क्यों ये अधिनियम क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि कई बार ये संभावना व्यक्त की गई कि जब जीएसटी लागू होगा तो कुछ राज्यों ने कहा जी इससे पहले जो कर प्रणाली थी हम उससे ज्यादा कमा रहे थे, और जब अगर जीएसटी हम लागू करेंगे तो हम कम कमाएंगे, तो हमारी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तब ये कानून आया, कौन सा? माल एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। इसमें कहा गया, पारित किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित। इसमें कहा गया कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार परिवर्तन अवधि के दौरान होने वाली हानि के लिए राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की राशि की परिकलन करने के लिए वित्त वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष लिया गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इस अधिनियम, कौन सा जो क्षतिपूर्ति अधिनियम है, उसके तहत जो आधार वर्ष माना गया है राज्यों के लिए, वो क्या माना गया? 2015-16। यानी 2015-16 तक जितना वो कमा रहे थे उसको बेस माना, उस बेस को आधार बनाकर, यानी इससे अगर कम आया राज्यों के पास तो क्षतिपूर्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। ये बताएगा अभी कौन करेगा। परिवर्तन अवधि के दौरान एक राज्य के लिए सम्मिलित राजस्व की अनुमानित नाम मात्र वृद्धि दर 14% प्रतिवर्ष होगी। किसी राज्य का आधार वर्ष का राजस्व में सम्मिलित करों यथा वैट, बिक्री कर, खरीद कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, औषधीय प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क की ड्यूटी, राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहणीय कोई उपकर या अधिभार या शुल्क के रूप में, आगे उस राज्य और उसके स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान संग्रहित कुल राजस्व होगा। मतलब ये बोला गया कि अब तो जीएसटी लागू हो रहा है, उस आधार वर्ष में कौन कौन से कर को लिया जाएगा। तो जो जितने भी नाम मैंने लिए
यानी इतने सारे करों से, वैल्यू एडेड टैक्स जो आपने नाम पढ़े हैं अभी, जितने भी कर थे, दिखा दो एक बार फिर, बच्चे घबरा गए एकदम से मेरी स्पीड देख के। वैल्यू एडेड टैक्स उस टाइम पर, कब, आधार वर्ष क्या है 2015-16, उसमें क्या क्या कर रहा था वो? वैट भी लगा रहा था वो राज्य, बिक्री कर भी लगा रहा था, खरीद कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, औषधीय, ये सारे कर सम्मिलित किए जाएंगे तो उसका कैलकुलेशन किया जाएगा कितना कमा रहा था इन करों से। अब लग गया जीएसटी, अब कितना कमा रहा, अब माना यहां से 100 रुपए कमा रहा था, अब कमा रहा 80 रुपए, 20 रुपए का नुकसान हो गया, कौन करेगा क्षतिपूर्ति? अधिनियम आ गया ना, अधिनियम बताएगा कौन करेगा क्षतिपूर्ति, मोदी जी करेंगे कि है। चलो आगे, सारे काम मोदी जी कर रहे, क्रिकेट भी हार गए तो मोदी जी ने हरा दिया है। अरे यार क्या होगा इस देश में? हार का कारण प्रेशर है। हार का कारण क्या है? जब आपसे अत्यधिक अपेक्षाएं की जाती हैं, ठीक है, जब बड़े बड़े ऐड, इतना प्रेशर मत दो यार, क्यों दे रहे हो इतना प्रेशर किसी पर भी? मैं भी नहीं देता हूं आप पे, मैं ये कहता हूं कि अच्छा जीवन जियो, प्रयास करो, ताकि 32 साल बाद ये ना लगे कि यार हमने प्रयास नहीं किया था यूपीएससी के लिए, क्योंकि जब समय चला जाएगा तब कुछ नहीं होता है। हमने एफर्ट लगाए, मैंने आपके साथ एफर्ट लगाए, आपने अपने एफर्ट लगाए, आप बन गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, भगवान करे बने। नहीं भी बने तो ये नहीं सोचना कि खत्म हो गई लाइफ। लाइफ बहुत सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। जिस भी क्षेत्र में जाओगे हमेशा टॉप पे रहोगे। कहाँ पे रहोगे? इतना पढ़ने के बाद मैंने किसी को त्रिवेणी घाट में भीख मांगते हुए नहीं देखा। जो जहां पर रहा वो हमेशा सम्मानित जगह पर रहा, उसको हमेशा क्या प्राप्त हुआ? सम्मान ही मिलेगा। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया आपने, पूरे देश ने अपेक्षाएं कर दी, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं कर दी। ठीक है, होती है अपेक्षाएं, पर यार इतना वो मत करो ना, महिमा मंडन मत करो कि सदगुरु भी बैठ गए, प्रधानमंत्री जी भी आ गए, बड़े बड़े स्टार भी, ठीक है, अच्छा है, पर ऐसे कैमरे में मत दिखाओ ना। घबरा जाता है अभी क्रिकेट में। अब माना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बैठ जाए तो यार मैं पढ़ा पाऊंगा, या कोई मुख्यमंत्री आ गए नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे प्रेशर आ जाएगा मेरे पे। शायद पढ़ा लूं मैं, या जीएसटी काउंसिल के माना निर्मला सीतारमण जी आ जाए, अनुराग ठाकुर आके बैठ जाएं, तब क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितने से कंपटीशन निकलता है। मेरे से कहीं ज्यादा वो जानते हैं, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है। क्या है? मेरे पास किताबी ज्ञान है, पेपर किताबी ज्ञान से निकल रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके पास है, क्या इंप्लीमेंट करना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए तो हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, क्योंकि उनके बराबर इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं जानता है, तो उनके सामने थोड़े मेरा मुंह खुलेगा। उनके तो हम चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है ज्ञान के मामले में, है ना। इतना अध्ययन किया उन लोगों ने। देखो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत यह बंद किया गया कि जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों तक, कितना, कब हुआ था लागू? 1 जुलाई 18, 19, 20, 21, 22, वो अवधि खत्म हो चुकी है। 5 वर्षों तक की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। अवधि जा चुकी है, इस समय हम 2023 में। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इतना काफी। वेरी गुड। जीएसटी परिषद द्वारा नवीनतम सिफारिशें 2 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और आपको क्या लगता है जब निर्मला सीतारमण जी गई थी ना संसद में, तब यंग थी बिल्कुल, जिसे बोलते हैं, है ना। अब मैं देखता हूं इतना भार है इन लोगों पर काम का कि एकदम से झलकने लगा है। मतलब क्या प्रेशर, क्या झलकने लगा है? मैंने अपने सामने श्रीमती सुषमा स्वराज, जब उनका वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर का वो हो गया था, तो मैं उस समय एम्स में था, मदर का इलाज चल रहा था, तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो मैंने मतलब तब सोचा वहां पर बैठकर, देखो इन लोगों पर कितना प्रेशर है कि किडनी तक क्या हो गई। खाने पीने की कमी थोड़े थे इन लोगों को, कमी रही होगी क्या? क्या डॉक्टरों की कमी थी इनके पास, या इनको पैसे की कमी थी, या ऐसा टेंशन था आप लोगों और हम लोगों की यार कि अब कैसे, अब न्यू ईयर आ रहा, अब कैसे होगा,
अब दिवाली आ रही कैसे होगा, क्या इतना टेंशन है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होगा, वर्कलोड की वजह से देश का काम, भाई देश के वित्त का, विदेश मामलों का भार, किसी पे वित्त का भार, देश को क्या करना, बचाना है भाई। इतना प्रेशर होता है कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 51वीं जो लास्ट बैठक बता रहा है वो 51 बैठक हुई अभी तक। जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई थी। परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संशोधित अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग देखो भैया, कहाँ गया वो, नीचे करो थोड़ा। कैसीनो, ये जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है। घुड़दौड़, घोड़े पे लगाना पड़ता है पैसा, जॉकी होते हैं उनके, मैंने इस जॉकी पे लगाया पैसा, है ना। हम लोगों के लिए नहीं है वो, जिनके पास ज्यादा होता है उनके लिए। गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग मुर्गे लड़ाते हैं, अमीर लोग घोड़े दौड़ाते हैं, क्या करते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग और ये क्या, आईपीएल 49 रुपए है, ड्रीम 11 49 रुपए को गुणा करना जो उसमें स्पॉट होते हैं, 1.5 करोड़ स्पॉट, 1.5 करोड़ लोग करोड़पति बनने की चाहत में 49 रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 करोड़ को गुणा करो किससे, 49 से, ठीक है। वो पैसा लौटाते भी हैं 49 रुपए तो, लेकिन कमाई फिर भी होती है। कुछ लोगों को, पहले वाले को देते हैं 2 करोड़ 1.5 करोड़, दूसरे वाले को देते हैं वो कुछ थोड़ा कम होते होते क्या, और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हुए, करोड़पति बने हैं। तो भैया इस पे भी तो टैक्स लगेगा। चलो जी, आगे हो गया ये पूरा, चलो बंद करो।